यार्ड में कपड़ों की लाइन पर सफ़ेद चादर और तकिए के कवर पानी से भीग रहे थे और उनके पीछे एक लड़की की धुंधली साया थी जिसका शरीर पतला और नरम था। दोनों राहत और उदासी का एहसास करते हुए बोगम अपना पसीना पोंछने के बाद अपने हेयर्स माथे से पीछे कर लिया। जंगकुक धीरे से अपना चेहरा चादर के ऊपर से बाहर निकलता है, जैसे कि जंगकुक बोगम के प्रेजेंस महसूस कर लिया हो। जब जंगकुक और बोगम की नज़र मिली, जंगकुक के ग्रीन आंखों में छवि बन गया। जंगकुक कहता है, बोगम। जंगकुक के मीठा आवाज़ से बोगम पूरी तरह से शर्म को भुला दिया था। बोगम कहता है, आई एम सॉरी कुकी, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। बोगम जो टेबल के सामने बैठा था काफ़ी देर तक चुप रहा और फिर एक गहरी सांस लेता है। जंगकुक जो बोगम के सामने बैठा था, जब जंगकुक अपने उंगलियों के नीचे देख रहा था, जंगकुक अचानक बोगम की माफ़ी मांगने पर अपने आंखें ऊपर उठाया। बोगम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। बोगम कहता है, मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ, सब मेरी गलती है। जंगकुक कहता है, नहीं ऐसा मत कहो। जंगकुक अपना सिर हिला दिया जब बोगम उसकी बातों से हैरान हो गया था। जंगकुक कहता है, और आई एम ऑल्सो सॉरी, मैं भी तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं तुमसे इसलिए सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि मैं घर पर नहीं हूँ। बोगम जंगकुक के सामने सिर झुकाकर बैठा हुआ था। बोगम कहता है, नो इट्स कम्प्लीटली माई फॉल्ट। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि तुम इस तरह से मेरे साथ एक्ट कर रही हो। ये मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। आई एम सॉरी कुकी, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। जंगकुक कहता है, बोगम ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए तुम इस तरह से बार बार माफ़ी मत मांगो मुझसे। मैं ना तो गुस्सा हूँ तुमसे और ना ही नाराज़ हूँ तुमसे। मैं सच कह रही हूँ, आई रियली मीन इट। आखिरकार बोगम अपना सर ऊपर की तरफ उठाता है, फिर नम आँखों से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, देन व्हाई आर यू स्टिल अवॉइडिंग मी? तो क्या कोई और वजह है कुकी? क्यों तुम मुझसे दूर जा रहे हो? जंगकुक कहता है, जानते हो बोगम, मुझे तुम्हें एक दोस्त के रूप में बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम मेरे लिए अपने फैमिली जैसे हो। तो मुझे लगता है हमें आप अपने रिश्ते को थोड़ा और दूर करना चाहिए। जंगकुक अपने लिप्स की कॉर्नर को उठाने की कोशिश की ताकि वह शांति से मुस्कुराए, लेकिन बोगम लगता है इसे महसूस ही नहीं किया। जंगकुक सच में ये कह रही थी कि वो बोगम से ना तो गुस्सा थी और ना ही नाराज़ थी, लेकिन उस रात उस सपने जैसे पार्टी में जंगकुक एक साफ और उन दोनों के बीच एक डिफरेंस देखा था, एक लाइन जो बोगम और उसके बीच में खिंच गई थी, जिसे वो सिर्फ दोस्त होने के नाते क्रॉस नहीं कर सकती थी। उसने पहले सोचा था कि वो काफ़ी नहीं है एक इतने अजीम परिवार के लड़की के साथ वक्त गुजारने के लिए, लेकिन उसके बीच में खोया हुआ ख्याल और हकीकत की तस्वीर का फर्क उसके लिए दर्दनाक था। एक इज्जतदार परिवार के वारिस जो आसानी से शाही घरानों के साथ मिल जाता था। पार्क बोगम वो एक ऐसे दुनिया में जीने वाला आदमी था जो उस साफ लाइन के उस पार था। पार्क बोगम अब वो बच्चा नहीं रहा जो जंगकुक के साथ खेला करता था। क्यों एक बच्चा क्यों बड़ा होकर एक आदमी बन जाता है? उस रात जब जंगकुक अपने जूते अपने हाथों में पकड़कर अंधेरे जंगल के रास्ते पर चल रहा था, तो उसने उस साफ और उदास सवाल पर बहुत सोचा और फिर उसने फैसला किया, समय को अपनाना चाहिए। समय को अपनाने का और अपने प्यारे दोस्त की रक्षा करने का एक मात्र तरीका यही है, एक दूसरे से दूर जाना, चाहे वो समय कितना भी जल्दी बीते। जंगकुक हेजिटेट करते हुए कहता है, यू नो बोगम मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोच विचार किया और मुझे लगता है अब हम किड नहीं रहे और अब हम दोनों को एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। जंगकुक के बातें सुनकर बोगम शॉक रह जाता है। बोगम कहता है, व्हाट डू यू मीन? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें पता है ना तुम बकवास कर रहे हो।
बोगम अपने होठों को खोला। काफ़ी देर के बाद उसकी आवाज़ यूजुअल से ज़्यादा धीमी और शांत थी। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। बोगम कहता है, तुम मुझे पसंद करती हो तो हम क्यों एक दूसरे से अलग हो? इस तरीके से हम लंबी दोस्ती रख सकते हैं एक दूसरे के साथ। जॉन्गकुक कहता है, बोगम, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। बोगम कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खो देना चाहता हूँ? बोगम की आंखों में घबराहट थी जब उसने जॉन्गकुक को देखा। बोगम कहता है, हम किसी और को नहीं, हम दोनों एक दूसरे से अलग होने के बारे में बात कर रहे हैं। हम एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं? ये नामुमकिन है कुकी। जॉन्गकुक कहता है, बोगम, मैं कभी तुम्हें नहीं खोऊंगी, मैं तुमसे दूर भी नहीं जाऊंगी, लेकिन हमें डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। दूर रहकर भी तो हम दोस्त रह सकते हैं। बोगम कहता है, तुम एक कैसे कह सकते हो? बोगम ग्लास कप नीचे रखा और अपना हाथ पूरी ताकत से पंच के रूप में बदल लिया। जॉन्गकुक कहता है, तुम ये नहीं कर सकते बोगम, हम दोनों अब एडल्ट हो रहे हैं, हमें अब पहले की तरह मिलना कम करना होगा। जॉन्गकुक अपने मन की बात कहने की बजाय मुस्कुराते हुए अपनी बात को रोक लेता है। अब वक्त आ गया है कि हम बड़े हो जाए, हमें बड़े होना चाहिए। जॉन्गकुक अपने एक एक शब्दों को अपने मुंह से तीर के जैसा निकाल रहा था। जाहिर सी बात है, जॉन्गकुक के दिल में बोगम के लिए वो वाली फीलिंग नहीं है, लेकिन बोगम के दिल में जॉन्गकुक के लिए वो वाली फीलिंग है। इसलिए जॉन्गकुक के हर एक शब्द बोगम को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। जॉन्गकुक अपने बात बोलकर खड़ा हो जाता है। चलो लंच करते हैं बोगम, लंच का टाइम हो गया है। जॉन्गकुक जल्दी से एप्रोन पहन लेता है जो उसने पहले उतार दिया था। जॉन्गकुक किचन से कहता है, फिर से झूठ बोलने के लिए माफ़ी, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत मज़ेदार लंच बनाऊंगी। दूसरे तरफ तयंग एनेक्स में जिमिन के साथ और आयु के साथ बैठकर चिल कर रहा था और साथ में बुक रीड कर रहा था। तभी जिमिन कॉफ़ी में से एक सिप लेते हुए कहता है, तयंग, तुम अभी अपने परिवार के काम पर ध्यान क्यों नहीं दे सकते और मिलिट्री से छुट्टी ले लो तुम। जिमिन के हाथ में भी एक न्यूज़पेपर था। जिमिन अपना अखबार रखता हुआ सोफे पर लेटते हुए तयंग को देखा जो विंग चेयर पर बैठा किताब पढ़ रहा था। तयंग कहता है, मिलिट्री में कुछ साल गुजारना इतना बुरा भी नहीं है। तयंग आराम से जवाब दिया था, हमेशा की तरह, जबकि वो पेज पलट रहा था। इस गर्मी के दिनों में भी तयंग बेडरूम में कोट और टाई पहना हुआ था। जिमिन धीरे से कहता है, हाँ, एक किम परिवार की परंपरा है। फिर जिमिन अपनी बॉडी को खींच लेता है। किम तयंग सबसे परफेक्ट ड्यूक ऑफ आर्विश होगा, किसी भी पहले के एंसेस्टर से बेहतर। जब जिमिन हंस रहे थे तो केज में खेल रहे कैनरी अपने पंख फैलाता है। वही छोटा सा बर्ड फ्लाई करके तयंग की किताब के ऊपर आकर बैठ जाता है। तयंग के चेहरे पर एक सॉफ्ट मुस्कान थी जब उसने उस गुनगुनाते हुए बर्ड को देखा। जिमिन के लिए काफ़ी हैरत की बात थी क्योंकि उसने तयंग को हंटिंग ग्राउंड में बर्ड्स को मारते हुए देखा था बिना किसी भी हेजिटेशन के। जिमिन कहता है, मुझे लगता है कि वो बर्ड लड़की होगा तयंग। ये कहकर जिमिन अपनी सांस रोकते हुए सिर हिलाता है। अगर ये लड़की नहीं है तो मुझे थोड़ा डिस्गस्ट फील होगा, यू नो। तयंग बिना कुछ जवाब दिए अपने हाथ लिटिल बर्ड की ओर बढ़ाता है। छोटा सा बर्ड अपना सिर एक तरफ से दूसरे तरफ घुमाता है और फिर धीरे से अपना बीक उसके उंगली के टिप पे रगड़ने लगता है। जिमिन आयु से कहता है, तुम्हें क्या लगता है आयु? जिमिन ने आयु को देखा जो तयंग और जिमिन के बिल्कुल सामने बैठी थी और अपने हाथ में काम कर रही थी। जब उनकी नज़र मिलती है तो आयु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल जाती है। आयु कहती है, मैंने सुना है कि जो बर्ड खूबसूरत आवाज़ वाले होते हैं वो आम तौर पे लड़की होते हैं। जिमिन कहता है, अरे प्लीज़ आयु, हम ये मान लेते हैं कि ये लड़की है। जिमिन काफ़ी देर से मजाक कर रहा था इस चीज़ को लेकर। अगर दोनों लड़के हैं तो ये सोच के उनका इंटरेक्शन थोड़ा क्रीपी हो जाता है। तयंग कहता है, इसमें क्या गलत है, ये बस एक बर्ड है।
आयु हंसकर अपनी सिलाई वापस शुरू करती है। तयंग तभी एक और पेज पलटने लगता है जब बार्ट, जो उसकी किताब पर कूद रहा था, उसके हाथों, कंधों और सिर पर टैप करता हुआ उड़ जाता है। जिमिन कहता है, तुम्हें एंगेजमेंट पार्टी में हल्का पीला ड्रेस पहनना चाहिए था आयु। तो फिर ड्यूक किम तयंग तुम्हें उस परिंदे की तरह ही पसंद करता। आयु बिना देर किए ही जवाब देती है, नहीं, मुझे पीला रंग पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। एक गहरी सांस लेकर आयु अपनी सिलाई में दोबारा मशरूफ हो जाती है, बिजी हो जाती है। ये थोड़ा सस्ता लगता है। उसके शब्दों के साथ एक हल्की सी हंसी थी। जिमिन के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तब उसने बार्ट के बारे में बात करना बंद किया और तयंग के मिलिट्री सर्विस और एंगेजमेंट सेरेमनी के बारे में बात करने लगा। हमारी छोटी आयु जल्द ही वो लेडी बन जाएगी जो रॉयल प्रिंसेस को हराएगी। मैं ऐसे तारीफ सुनकर शर्मिंदा हो जाती हूँ जिमिन, आयु कहती है। आयु की आंखों में थोड़ी सी नफरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान भी थी। ये एक खुला सच था कि पार्क एम्पायर ड्यूक किम तायांग को अपना दामाद बनाने की सोच रहा था। द एम्पायर का अपनी यंगेस्ट डॉटर के लिए प्रेम बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा वह एक खूबसूरत लड़की थी जिसे सोशलाइज्ड की फूल कहा जाता था। आयु, जो बचपन से ही अपनी पोजीशन को डचेस एरविस की तरह समझ रही थी, प्रिंसेस की वजह से अपने आप को क्राइसिस में महसूस कर रही थी। लेकिन आखिरकार आयु जीत गई। ज़रूरी नहीं थी कि वो प्रेम की वजह से जीती हो। किम तयंग को प्यार की ज़रूरत नहीं है। किम का जवाब, जो इम्पीरियल फैमिली से संबंध ना बनाना था, उसे एक छोटे से जुमले में समझाया गया था। किम एक ऐसी फैमिली थी जिसका इतिहास, धन और इज्जत एम्पीरियर से भी कम नहीं था। किंग से भी कम नहीं था। एक गलत नहीं था कि वो ये सोच रहे थे कि प्रिंसेस की सेवा करना उससे ज़्यादा तकलीफ देगा, बजाय इसके कि वो उसे डचेस बनाए। ऐसी अहंकार को समझ सकता था जब किम का नाम सामने हो। इस वजह से आयु एक ऐसी लड़की बन गई थी जिसने एम्पायर की बेटी को हरा दिया। ये समझना आसान था कि किम फैमिली ने उसे क्यों चुना। वो एक महान काउंट की अकेली बेटी थी जिसका कोई सक्सेसर नहीं था। इसलिए किम फैमिली ने आयु को एक ऐसे दुल्हन के रूप में देखा जो प्रिंसेस से भी बेहतर थी, और उन्हें आयु की सेवा करने की भी ज़रूरत नहीं थी जैसे रॉयल प्रिंसेस को करनी पड़ती थी। जब एंगेजमेंट की सेरेमनी हुई तो आयु का नाम एम्पायर की बेटी के नाम से रखा गया था। यही सोच आयु को ये एहसास कराने लगा कि वो दुनिया की हर चीज़ को प्यार कर सकती है, उस बलकर छोटे से बार्ट को भी। अचानक जिमिन कहता है, मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारा एंगेजमेंट बस कुछ ही दिनों में हो जाएगा। मुझे ये सब बस अजीब लग रहा है। जिमिन उठकर अपने हाथ खींचता है। आयु, जो शांत से जिमिन को देख रही थी, फिर से कैजुअली अपना एम्ब्रॉयडरी करने लगी। तयंग ने गलती की थी जब उसने मुड़कर देखा। उसका प्लान था कि डिनर टाइम से पहले एनेक्स में रुककर अपना सारा काम फिनिश करे। पीछे मुड़कर देखने पर सोचा जाए तो उसके प्लान में कोई बदलाव नहीं आया था। कम से कम जब तक वो एनेक्स से बाहर नहीं निकलता था। सब कुछ तब बिगड़ गया जब उसने अपने बॉडी को मुड़कर पीछे देखा और पाया कि वो गार्डनर के कॉटेज के रास्ते पर खड़ा था। तयंग रुक गया और सोचता हुआ कुछ देर के लिए अपने कदम थम लिया। दिन अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे थे। सब कुछ बिना किसी दिक्कत के और ऑर्डरली हो रहा था। उस रात के आंसू भी जा चुके थे और उसके अजीब फीलिंग्स के सब निशान भी मिटा दिए गए थे। तयंग अपने कदम बढ़ाया और शैडी फॉरेस्ट पर चलने लगा। उसने अपने टाई को खींच लिया, खींच कर ढीला किया और अपने टाइट फिटिंग शर्ट के कुछ बटन्स खोल दिए। उसके हाव भाव थोड़े अजीब थे और वो हमेशा की तरह शांत नहीं था। ये सब बेचैनी से भरा था। उससे अपनी इन फीलिंग्स से नफरत थी जो उसके कंट्रोल के बाहर जा रही थी। वह अपने ऐसे इमोशंस से परेशान था
जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तयंग चाहता था कि उसकी दुनिया में सब कुछ अपनी जगह पर हो, उसके खुद के इमोशंस भी। इस वजह से उसने कभी किसी औरत के नाम की चीज़ से मोहब्बत नहीं की थी। उसकी दुनिया में लास्ट सिर्फ एक इंस्टिंक्ट था। ना तो उसने कभी उस पर सोचा था, ना कभी उससे स्वय हुआ था, बल्कि उसके लिए ये सब एक बोझ था, बस एक ज़रूरत जिसे पूरा करके ख़त्म कर दिया जाए। वैसे भी ऐसे डिज़ायर कभी उसके दिमाग पर राज नहीं करते थे। इसी तरह जोंगकुक के वजह से जो इरिटेशन और डिस्कम्फर्ट बढ़ता जा रहा था, उसने उसकी स्टेबल दुनिया को हिला कर रख दिया। अब सिर्फ वो ही थी जो उसकी दुनिया में थी। उसकी पूरी 5 सेंसेस सिर्फ उस पर सेंटर्ड थी और एक अंधा पैशन उसके अंदर से अनकंट्रोलेबली उभर रहा था। कई बार ऐसा होता था जब उसकी लालची डिज़ायर और जोंगकुक को अपना बनाने के लास्टफुल थॉट्स इतने इंटेंस हो जाती थी कि उसके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाता था। तयंग खुद से ही नाराज़ था कि वो इतनी छोटी सी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो गया था। वो तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में भी इस बात को शामिल नहीं कर सकता था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ और आप लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करो। बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होंगे और आप लोग सरप्राइज्ड हो जाओगे इस चीज़ से, जो मैं बहुत टाइम लेकर अच्छे से लिखना चाहती हूँ। अभी मैं बीमारी की वजह से ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए मैं स्टोरी ख़राब नहीं करना चाहती। और हो सकता है कि आपको एक एपिसोड टेलीग्राम पे मिल जाए इसकी, क्योंकि एपिसोड रोमांटिक होने वाली है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।